बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अटेंशन के बारे में, मॉडल्स ऑफ अटेंशन को डिस्कस किया, कॉन्सिक्वेंसेस देखे, मेमोरी देखे और मेमोरी के फिर आगे हमने 3 टाइप की मेमोरी देखी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। आज के लेक्चर में हमने देखना है लर्निंग क्या है, उसके बाद थिंकिंग और स्किल एक्विजिशन के जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। कॉग्निशन शुरू से हम देख रहे हैं। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज़ व्हाट गोज ऑन इन आवर हेड्स व्हेन वी कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटीज़। यानी हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए हमें जो कुछ करना होता है, सोचना होता है, जो वर्किंग होती है वो कहाँ पे हो रही होती है, हमारे दिमाग में चल रही होती है, और उसके अगेंस्ट फिर हम क्या करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स या रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अटेंशन भी देखा हमने, मेमोरी की बात की, परसेप्शन की बात की, उसके बाद के रिकग्निशन होती है, उसके बाद हमने बात की है लर्निंग की कि आप उस चीज़ को लर्न कर जाते हो। लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो आपके लर्निंग का देखते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये सारे क्या हैं, बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेस हैं। आप सोच रहे हैं, जैसे ये परसीव करना, थिंक करना, रिमेंबर करना, लर्निंग करना, ये क्या है, आपके प्रोसेसेस हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। इसी तरह किसी अंडरस्टैंडिंग अदर्स, टॉकिंग टू अदर्स, मैनिपुलेशन अदर्स, मेकिंग डिसीजंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डे ड्रीमिंग, पेंटिंग, राइटिंग, कंपोजिंग, ये सब क्या हैं, प्रोसेसेस हैं जिनके ऊपर आप क्या करते हो, सोचते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हो, करते हो, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो। लर्निंग को हम अगर डिवाइड करें तो लर्निंग में हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल लर्निंग क्या है? इन विच वी लर्न प्रोसीजर्स एंड फैक्ट्स। यानी ऐसी लर्निंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रोसीजर सीख रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लर्निंग वी कम टू एनी ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चंस लाइक हाउ टू यूज़ इट। यानी हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन, कि आपके पास क्या, किसी भी चीज़ को सीखने का प्रोसेस कैसे होगा, किसी भी चीज़ को कैसे करना है, हाउ टू डू समथिंग। यानी एक तरीका होगा, उसके बाद आप क्या करते हो, उस प्रोसीजर को सीखने के बाद आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। जैसे वर्ड अगर आपने खोली है, MS पावर पॉइंट या कोई भी चीज़ है, आपका MS का टूल है, तो आप उसको क्या करते हो, सीखते हो, और उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हो, कि सीखने के बाद आपने उसका इस्तेमाल सीख लिया। Declarative learning क्या है? According to declarative learning, we try to find the facts about something. For example, using a computer-based application to understand a given topic. कि आपके पास एक टॉपिक है, उसकी बेसिस के ऊपर आपने उसे अंडरस्टैंड करते हुए क्या किया, अपनी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लिया। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसमें फैक्ट ढूंढ रहे हैं और उसके बाद हम उस चीज़ को जान जाते हैं, यानी चीज़ की हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं और उसके बाद हम उसको कर रहे हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स, वो कह रहा है लर्निंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, कि आप पहले किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। यानी आपको अगर कोई मैथ आप करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके टॉपिक की पहले अंडरस्टैंडिंग होगी। आपको उस मैथमेटिकल सम के अगर ऊपर कोई फार्मूलाज हैं, आपको उन रूल्स का पता होगा, देन आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। देन उसको आप क्या कर सकते हो, मेमोराइज़ कर सकते हो। एक दफ़ा आपको एक पैटर्न आ गया, देन आप उसे क्या करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं। यानी एक जैसे सवाल यानी एक क्वेश्चन करने के बाद आप उसके जैसे 5-6 सवाल करते हैं, ताकि आपको क्या, वो पैटर्न मेमोराइज हो जाए। एक्वायरिंग मोटर स्किल्स, आप कोई स्किल एक्वायर करते हो। एग्जाम्पल, प्लेइंग टेनिस। वो कहता है प्लेइंग टेनिस क्या है, आपके पास कोई भी गेम सीखनी है, जैसे बैडमिंटन है, तो आपके पास क्या, कुछ रूल्स होते हैं, आपने उन रूल्स को कर लिया, सीख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उन रूल्स को जब आपने जान लिया तो आप उनको मेमोराइज़ कर लेते हो, और उसके बाद क्या करते हो, आप उस स्किल पे यानी खेलना शुरू कर देते हो, और उन्हीं रूल्स को यूज़ करते हुए आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो, और इस तरह आपको वो चीज़ आ जाती है, आप उससे खेलने लग जाते हो। हाउ डू पीपल लर्न, लोग कैसे लर्न करते हैं? व्हाट पीपल प्रेफर, 2 तरह के लोग हैं। वो कहता है कि व्हाट पीपल प्रेफर क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू डूइंग, यानी हम करें और उसके साथ साथ सीख जाएं। जैसे आपने कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, आपने उसकी हमेशा देखते हो कि मोबाइल फ़ोन के साथ उसकी बुकलेट भी आती है। अब यहाँ हम जो 2 तरह के लोगों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल यही है। पहले लोग क्या हैं, बट पीपल प्रेफर लर्निंग थ्रू डूइंग, यानी मोबाइल ले लिया, बुक साइड पे पढ़ी है, आपने उसको स्टार्ट किया और आइकन्स के ज़रिए उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
डिफरेंट मेन्यूज़ पे जा रहे हैं और सर्च करें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इस तरह। तो ये क्या पहली कैटेगरी है कि पीपल क्या प्रेफर करें कि हाँ करके सीखें। दूसरी तरह की कैटेगरी के लोग क्या हैं, व्हाट पीपल डोंट प्रेफर, जो लोग प्रेफर नहीं करते, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन मैनुअल, कि वो मैनुअल को निकालेंगे और उससे पढ़ेंगे और उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे। फ़ोन का ले लें, कोई माइक्रोवेव या कोई नया फ्रिज लिया है या कोई भी ऑटोमेटिक मशीन ख़रीदी है, तो ये दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल यूज़ करते हैं या फिर आप खुद से एक्सप्लोर करते हैं, बटन टच करते हैं, दबाते हैं, अच्छा ये चीज़ ये हो सकती है, खुद से अपने आइडियाज़ लेते हैं, अपने क्लूज ढूंढते हैं कि ये चीज़ ये कर सकती है, ऑपरेशन ये तना होगा। तो ये क्या है, दो तरह के लोग हैं कि एक मैनुअल को प्रेफर करते हैं, एक करने को प्रेफर करते हैं कि हम खुद करें और खुद सीखें। वाई डू पीपल हैव प्रॉब्लम लर्निंग डिफ़िकल्ट स्टफ, वो कहता है लोगों को मुश्किल चीज़ें सीखने में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले वी मीन मैथमेटिकल फार्मूला, नोटेशंस, लॉ ऑफ फिजिक्स एंड अदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। वो कहता है इस तरह के जब कॉन्सेप्ट्स होते हैं यानी जिनकी कोई रियल एप्लीकेशन नहीं होती, जैसे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, कोई नोटेशंस हैं, इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, यानी लोगों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है कि हम इन्हें किस तरह मेमोराइज़ करें। तो one of the main reason is that they find it difficult to relate their concrete experiences of the physical world with these high-level abstractions. Research has shown, however, that it is possible to facilitate this kind of learning through the use of interactive multimedia. तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो abstract आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको यानी आप एक्सपीरियंस नहीं करते, देखते नहीं हैं, तो आपके लिए बेहतर ये है उसका सोल्यूशन कि आप उनको क्या करें, इंटरेक्टिव बना लें। यानी मल्टीमीडिया, अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना लें, कोई वीडियो के ज़रिए, कोई ऑडियो के ज़रिए, इस तरह अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल है कि वो चीज़ उनके लिए उतनी मुश्किल ना हो जितनी कि विदाउट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया होगा। तो आपके पास अगर आप किसी भी चीज़ को समझने की मल्टीमीडिया के ज़रिए करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा कि किसी डायग्राम के ज़रिए, किसी फ़िल्म के ज़रिए आप उनको समझाने की कोशिश करें। हाउ टू हेल्प यूज़र्स टू लर्न, हम किस तरह यूज़र्स की मदद कर सकते हैं लर्निंग में। वो कहता है GUI एंड डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेसेस, दो तरह के आपके हैं, जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, यानी उसमें आपको कमांड्स लाइन करनी है, जबकि GUI ग्राफिकल में हर चीज़ आपके पास ग्राफिकल उसमें आइकन्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसकी इंटरेक्शन आपके लिए आसान होती है। GUI एंड डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेस आर गुड एनवायरनमेंट फॉर supporting this kind of learning by supporting exploratory interaction and importantly allowing user to undo their actions, return to a previous state if they make a mistake by clicking on the wrong option। बिल्कुल ऐसे ही आप ग्राफिकल, अगर आपने एक चीज़ खोली है, अगर आप उसे नहीं चाहते आप उसे बंद कर सकते हैं, आप उसे एक्सप्लोर करते हो, आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, ऑप्शंस हैं, आप एक चीज़ को खोलते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, फिर आप कहते हैं अच्छा ये चीज़ मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो। क्यों? क्योंकि आप इस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। इसमें आपके लिए आसानी है कि आप किसी भी चीज़ को खोलना, आपको चीज़ को अंडू करना, आपके लिए एक्शंस मौजूद हैं, आप उनको करते हुए अपने काम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कमांड लाइन की बात करें तो वहाँ पे आपके पास क्या है, उसे वो यूज़र को हेल्प नहीं दे रहे, क्योंकि आपको उसमें पहले याद करना है और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना होता है। हाउ टू हेल्प यूजर्स टू लर्न, अनदर अप्रोच इज ट्रेनिंग व्हील अप्रोच। वो कहता है एक और अप्रोच है जिसको हम ट्रेनिंग व्हील अप्रोच कह रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग द पॉसिबल फंक्शंस दैट कैन बी कैरिड आउट बाय अ नॉइस टू द बेसिक्स एंड देन एक्सटेंडिंग दिस एज द novice become more experienced. The underlying rationale is to make initial learning more tractable, helping the learner focus on simple operations before moving on to a more complex one. ट्रेनिंग व्हील का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आपके जो नए यूज़र्स हैं, ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम आपका सिस्टम यूज़ किया है, तो आप क्या करें, जो आपके फंक्शंस हैं, आपके जो टास्क हैं, उनको आप क्या करें, लिमिटेड कर दें। उनके पास जो कह लें कॉम्प्लेक्स एक्शंस या फंक्शंस की एक्सेस ही नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, उन बेसिक्स तक रहेंगे। फिर जब वो उनमें एक्सपर्ट हो जाए, उनको वो चीज़ लर्न हो जाए, देन क्या करें, दूसरा लेवल रख दें जिसमें आप उनको मज़ीद फंक्शंस उनके पास और ज़्यादा एक्सेस हो। इस तरह क्या कर सकते हैं, वो आप उनकी यूज़र्स की हेल्प कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करें, चीज़ें सीखें और देन आगे मूव करते जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका जो फोकस होगा, जो न्यू लर्नर होगा या यूज़र होगा, तो वो उसका फोकस आपके सिंपल ऑपरेशंस की तरफ होगा बजाय कि वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए। तो आपका ये होता है ट्रेनिंग व्हील अप्रोच कि आप कम फंक्शनैलिटी दें ताकि यूज़र उसे लर्न करे, देन वो कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करे। अगर सारी फंक्शनैलिटी एक ही दम होगी, एक साथ दे देंगे, तो उसका फोकस
जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनसे हट के कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा। हाउ टू हेल्प यूज़र्स टू लर्न में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से मीडियम हैं जिनके ज़रिए हम अपने यूज़र को हेल्प कर सकते हैं। अगर हम देखो वेब बेस्ड आपका मीडिया है, मल्टीमीडिया है, इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटरफेसेस इस तरह के हैं, इनके ज़रिए यूज़र्स के लिए क्या है हेल्पफुल नहीं है कि आप ज़्यादा अच्छा आसानी के साथ चीज़ें सीख लेते हो। जितनी आप कोशिश करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें मल्टीमीडिया की फॉर्म में, तो बच्चों के लिए लर्निंग आसान होती है। अब जैसे आप लोगों को मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है, यही अगर मैं बुक खोल लूँ, बुक पे क्या होगा, बेशुमार टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट में क्या होगा, कुछ बच्चों का फोकस पैराग्राफ की तरफ होगा और कुछ का नहीं होगा, कुछ सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे होंगे, कुछ थर्ड को पढ़ रहे होंगे, तो आपका फोकस एक साइड पे नहीं रहता। जबकि अब आपके पास स्लाइड में कम इन्फॉर्मेशन आ रही है लेकिन आप लोगों का फोकस है, सुनने में भी है और देखने की तरफ भी है। तो इस तरह आप टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अपनी लर्निंग को आसान बना लेते हैं। Dynalinking. Dynalinking क्या है? The process of linking and manipulating multimedia representation at the interface is called dynalinking. It is helpful in learning. Example: sound, graphics, animation, pictures. ये क्या है? ऐसा प्रोसेस है लिंकिंग का जिसमें आप क्या कर रहे हैं, मल्टीमीडिया जो रिप्रेजेंटेशन है उनको लिंक कर रहे हो अपनी चीज़ों के साथ। जैसे अब आपके साथ मैं आप लोगों को ये कर रही हूँ, साथ में मैं कोई इसमें ग्राफिक्स ऐड कर दूँ, कोई साउंड ऐड कर दूँ, कोई एक पिक्चर डाल दूँ, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं डायना लिंकिंग कर रही हूँ। रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. These three forms of languages processing have both similar and different properties. देखो, हम पढ़ रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। सुनने से भी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ने से भी सीख रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जब ये तीनों चीज़ें, इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंट चीज़ें भी आ जाती है। वो कहता है वन सिमिलैरिटी इज़ दैट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस और फ्रेज इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द मोड इन विच इट इज़ कन्वेड। वो कहता है कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई फ्रेज़ है तो उसका मतलब एक ही होगा। अब ये भूल जाए कि वो किस उसमें कन्वे किया गया। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस कंप्यूटर आर अ वंडरफुल इन्वेंशन essentially has the same meaning whether or one reads it, speak it और hear it. वो कहता है तीनों उसमें अगर आप बोलें, सुने या पढ़ें, एक ही मतलब है कि कंप्यूटर सारा वंडरफुल इन्वेंशन, ये कंप्यूटर एक हैरत अंगेज ईजाद है। तीनों में एक ही जुमले में तीनों मतलब सेम आप परसीव कर रहे हैं। ईज़ ऑफ मोड डिफर डिपेंडिंग ऑन पर्सन, टास्क और कॉन्टेक्स्ट। वो कह रहा है कि डिपेंड कर सकता है, डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है आपका ईज़ ऑफ मोड। पर्सन पे हो सकता है टास्क किसी एक के लिए एक को आसान लगे, एक को मुश्किल लगे, एक को कॉन्टेक्स्ट समझना आसान हो और दूसरे के लिए मुश्किल हो। डिफरेंस बिटवीन द थ्री मोड्स। वो कहते हैं तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं। रिटन लैंग्वेज इज़ परमानेंट, ऐसे ही है, जो चीज़ आपने लिख ली है वो आपके पास महफूज है। लिसनिंग ट्रांजिएंट, लिसनिंग क्या है, पर टेम्पररी है, आपने सुना, आप हो सकता है थोड़ी देर के बाद उसे भूल जाएं। रीडिंग कैन बी क्विकर, आप रीडिंग तेज़ी के साथ कर जाते हैं। स्पीकिंग और लिसनिंग इज़ स्लोअर, हो सकता है स्पीकिंग और लिसनिंग आपकी स्लो होती है। जाहिर सी बात है, रीडिंग तेज़ होती है, लिसनिंग हर एक की स्लो होती है। लिसनिंग इज़ ईजियर, वो कहता है कि लिसन को आसानी से आप आसान होती है। रीडिंग और स्पीकिंग इज़ हार्डर, किसी के लिए रीडिंग और किसी के लिए स्पीकिंग हार्डर होगी। रिटन लैंग्वेज इज़ ग्रामेटिकल, जब आप लिखते हैं तो आपको ग्रामर का ख्याल रखना पड़ता है, जबकि स्पोकन में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पोकन लैंग्वेज इज़ ऑफन अनग्रामेटिकल, इसमें कोई ग्रामर का ख्याल नहीं रखा जाता। पर्सनल प्रेफरेंसेस, इसके अलावा डिसेबिलिटीज़ अफेक्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आपके जो डिसेबल लोग हैं या कुछ डिसेबिलिटी है आप में, वो भी आपके जो लैंग्वेज प्रोसेस है उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती है। यानी आपने इस तरह कलर का इस्तेमाल कर लिया, अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो वो उसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे अफेक्ट होगा। इनकॉर्पोरेटिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन एप्लीकेशंस, इसी तरह वो कहता है इंटरेक्टिव बुक्स एंड वेबसाइट। स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, आपने रिकग्निशन सिस्टम बनाए होते हैं जो आपकी स्पीच को रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। स्पीच आउटपुट सिस्टम, इसी तरह आपकी स्पीच को के जवाब में आउटपुट सिस्टम्स भी हैं। नेचुरल लैंग्वेज सिस्टम, इसके अलावा डिफरेंट इंटरेक्टिव्स आप लोगों ने देखा है, बुक्स आप लोगों की ऑनलाइन पढ़ी हुई हैं, वेबसाइट्स हैं जिनको आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेसेस फॉर पीपल विद लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसेबिलिटीज़, इस तरह जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी इस तरह के ख़ास इंटरफेस बनाए जाएं ताकि वो क्या कर सकें, उनसे इंटरेक्ट कर सकें। आम बंदे के इंटरफेस में और जो डिसेबल लोगों का इंटरफेस होगा उसमें डिफरेंस होगा।
डिज़ाइन इम्प्लीकेशंस, वो कहता है लेंथ ऑफ स्पीच बेस्ड मेन्यूज़, वो कहता है जब भी स्पीच बेस्ड मेन्यूज़ रखें उनकी लेंथ वो शॉर्ट होनी चाहिए। इंटेंशंस ऑफ आर्टिफिशियली जनरेटेड स्पीच वॉइसेस, वो कहता है कि एक्सेंट हमेशा आपका नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि कोई लगे मशीन बोल रहा है, तो आपकी स्पीच वॉइसेस हमेशा नेचुरल होनी चाहिए। कस्टमाइज्ड इंटरफेसेस, आप अपने जो इंटरफेसेस हैं उन्हें कस्टमाइज़ कर सकें ताकि जो डिसेबल लोग हैं वो भी उनको इस्तेमाल कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको फिर सोचते हो, रीजनिंग ढूंढते हो, फिर कोई डिसीजन लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, थिंकिंग से रिलेटेड हैं। दे इंक्लूड थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट द ऑप्शंस आर, कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस माइट बी ऑफ कैरिंग आउट ऑफ गिवन एक्शन, अगर हम ये एक्शन लेंगे तो इसके क्या रिजल्ट हो सकता है। दे ऑफन इन्वॉल्व कॉन्शियस प्रोसेसिंग, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट वन इज थिंकिंग अबाउट, डिस्कशंस विद अदर्स, कोई प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही, डिस्कशंस कर सकते हैं। एंड द यूज़ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को, आर्टिफैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, बुक्स को, जैसे मैप्स को, कोई भी चीज़, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने क्या करना होता है, सोल्यूशन ढूंढना होता है, सोचना होता है कि हम ये काम किस तरह कर सकते हैं। मोड्स ऑफ कॉग्निशन में हमने बात की थी एक्सपीरियंशियल और रिफ्लेक्टिव की, ठीक है, कि हमारे पास ये दो मोड हैं। एक्सपीरियंशियल क्या था कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हो, जैसे गाड़ी चलानी सीख ली, वो एक्सपीरियंस आ गया, नहीं भूले, एक बार वीडियो खेल ली, आपके पास उसका एक्सपीरियंस आ गया। रिफ्लेक्टिव मोड में हमने बात की थी कि इन्वॉल्व्स थिंकिंग होती है, कंपेयरिंग होती है और डिसीजन मेकिंग होती है, कि आप सोचते हो, कोई अगर पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है तो आप उसे कंपेयर करते हो और उसकी बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हो। जैसे कोई नई किताब लिखनी है, कोई नया नॉवल लिखना है, या कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए आपके लिए सोचना ज़रूरी है। या आपको एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि सोचने से काम होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है। दूसरी बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग इज़ द प्रोसेस by which we use the knowledge. We have to draw conclusions or infer something new about the domain of interest. रीजनिंग क्या, ये भी एक ऐसा कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बेस पे आप क्या कर रहे हो, कोई नतीजा निकाल रहे हो, ठीक है, यानी जो उसके उस पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग, वो कहता है हमारे पास 3 तरह की रीजनिंग की किस्में हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डिकेटिव रीजनिंग, ये हमारे पास क्या रीजनिंग की 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले वो बात करता है डिडक्टिव रीजनिंग, कि डिडक्टिव रीजनिंग किस तरह की रीजनिंग है। वो कहता है डिडक्टिव रीजनिंग ड्राइव्स द लॉजिकल, यानी ऐसी रीजनिंग है जो किसी लॉजिक की बेस पे होगी, नेसेसरी कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन प्रीमिसेस, और उसकी बेस पे आप क्या करोगे, कोई नतीजा निकालोगे। वो कह रहा है क्या एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, इट इज़ फ्राइडे देन शी विल गो टू वर्क, कि फ्राइडे है तो वो काम पे जाएगी, ये क्या है, आपके पास एक रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि आपके पास स्टेटमेंट है इट इज़ फ्राइडे, अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालोगे, इससे यही कंक्लूजन निकालोगे कि ऊपर की स्टेटमेंट में हमें बताया था कि अगर फ्राइडे हो तो वो काम पे जाएगी, तो इसका मतलब है कि इट इज़ फ्राइडे, कि आज अगर जुमा है तो देयरफॉर शी विल गो टू वर्क, तो वो लाजमी है कि काम पे जाएगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज़ द लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम द प्रेमिसेस, जो आपको एक चीज़ दे दी गई है उससे आपने क्या किया, एक नतीजा निकाला। ऐसी रीजनिंग को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। एक और एग्जाम्पल वो कह रहा है, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द ग्राउंड इज़ ड्राई, क्या रीजनिंग दी गई है कि अगर बारिश हो रही है तो ग्राउंड क्या होगा, ड्राई होगा। अगर वैसे इसे लॉजिक देखी जाए तो ये गलत है, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है ग्राउंड ड्राई कैसे हो सकता है, वेट होगा, लेकिन हमारे पास यही लॉजिक है कि अगर बारिश है तो ग्राउंड क्या होगा, खुश्क होगा। अब वो कह रहा है क्या आपके पास है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या आपने ऊपर डिडक्टिव रीजनिंग, आपके पास क्या लॉजिक थी कि खुश्क होगा क्या, ग्राउंड आपका, तो वो कह रहा है इसलिए देयरफॉर द ग्राउंड इज ड्राई इज़ अ परफेक्टली वैलिड डिडक्शन। वो कह रहा है क्या ये वैलिड डिडक्शन है, क्या ये वैलिड रीजनिंग है, इवन दो इट कन्फ्लिक्ट्स विद आवर नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ ट्रू इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है इस चीज़ को भूल जाएं कि ये सही है या गलत है, लेकिन हमारे पास चूँकि ये स्टेटमेंट है इसलिए हमने इसी के अकॉर्डिंग चलना होता है, क्योंकि यही हमारे पास लॉजिक है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्शन इज जनरलाइजिंग फ्रॉम केसेस we have seen to infer information about cases we have not seen।
इंडक्शन केस पे जनरलाइज करते हैं हम, यानी ऐसे केसेस जिनमें हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं और कोई कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ऐसी चीज़ है जो आपने देखी हुई और कुछ को आपने नहीं देखा होता। जैसे कि एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ एवरी एलिफेंट वी हैव एवर सीन हैज़ अ ट्रंक, बीन फॉर दैट, हमने देखा कि हाथी का क्या होता है, वो ट्रंक होता है सामने, तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि तमाम एलिफेंट्स के क्या होंगे, ट्रंक होंगे। इसी की एक और एग्जांपल लें इंडक्टिव की, कि हम कहें कि बिल्ली की एक दुम होती है और बिल्ली क्या है, एक छोटा जानवर है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि अब हर बिल्ली की क्या होगी, पीछे एक दुम होगी और वो साइज़ में छोटी होगी। तो इस तरह आपने क्या किया, एक बार जब ऐसी इन्फॉर्मेशन जनरलाइज कर लेते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो आपने देखी होती है कि बाकी केसेस भी होंगे वो ऐसे ही होंगे। एब्डिकेटिव रीजनिंग, तीसरी कैटेगरी। द थर्ड टाइप ऑफ रीजनिंग इज अबडक्शन। अबडक्शन रीजन्स फ्रॉम अ फैक्ट टू द एक्शन और स्टेट दैट कॉज्ड इट। ये कैसी है, ऐसी रीजनिंग है जो आपने किसी फैक्ट या एक्शन की बेस पे आपने कहा कि ऐसे इसी वजह से होगा। दिस इज द मैथड वी यूज टू ड्राइव एक्सप्लेनेशन फॉर द इवेंट्स वी ऑब्जर्व। वो कह रहा है ये कैसा मैथड है जो कि हम क्या करते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं किसी इवेंट को ऑब्जर्व करते हुए, देखते हुए। जैसे एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, वो कहते हैं कि सलमान ड्राइव्स फास्ट, सलमान हैज़ एन एक्सीडेंट, यानी सलमान ने गाड़ी तेज चलाई इसलिए क्या हो गया, सलमान का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने क्या किया, उसके एक्शन की बेस पे कंक्लूजन निकाला। और एक्शन क्या था कि हमने कहा कि उसने गाड़ी तेज चलाई जिसकी वजह से, जो कि कॉज बना किस चीज़ का, एक्सीडेंट का। हालांकि ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपकी सड़क ठीक ना हो, या ये भी हो सकता है कि उसकी गाड़ी के आगे कोई जानवर आ गया हो। तो हमने चूँकि देखा नहीं, लेकिन हमने ये खुद से अज्यूम किया क्योंकि उसने कहा, रीजनिंग हमारे पास दे दी एक्शन की बेस पे कि सलमान ड्राइव फास्ट, तो ये क्या था, उसका एक्शन था। और उसकी स्टेट पे, उसकी बेस पे हमने कंक्लूजन निकाल लिया, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। हालांकि बैकग्राउंड में कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एन अनफेमिलियर टास्क यूजिंग द नॉलेज वी हैव। ऐसे ही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या कि ऐसी चीज़ जिसके आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अनफेमिलियर टास्क है, तो उसे आप सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 तरह की थ्योरियाँ आती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इन्हें हम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे। एक गेस्टाल्ट की थ्योरी है, प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी है, और एक एनालॉजी है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। इसके बाद लास्ट हमारा जो कह लो टॉपिक है वो है स्किल एक्विजिशन। ऑल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट वी हैव कंसीडर्ड सो फॉर हैज़ concentrated on handling unfamiliar problem. However, for much of the time, the problems that we face are not completely new. Instead, we gradually acquired skill in a particular domain area. But how is such skill acquired? Example, chess playing. अच्छा, इन्हें मैंने इसलिए सॉल्व ख़त्म किया, इनकी डिटेल ज़्यादा थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप क्या कर रहे हो कि एक ऐसी अनफेमिलियर आपके पास सिचुएशन आती है जिसका आपने सोल्यूशन तलाश करना होता है अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए। तो स्किल एक्विजिशन क्या है, जैसे यानी आप कोई स्किल एक्वायर करते हो। कोई भी चीज़ जब आप पहली दफ़ा सीखते हो तो आप न्यू यूज़र हैं, ठीक है, आप में वो लेवल नहीं होगा जो कि एक एक्सपर्ट यूज़र का होगा। एग्जाम्पल दी गई है चेस प्लेयर, आपके पास 2 प्लेयर हैं, एक न्यू यूज़र है और एक न्यू प्लेयर है और एक एक्सपर्ट प्लेयर है, ठीक है। दोनों की स्किल में फ़र्क होगा। हो सकता है जो प्लेयर है उसके पास माइंड में अपने जितना उसको नॉलेज है उस गेम का, चेस का, तो वो कुछ मूव्स उसके माइंड में हो, लेकिन जो एक्सपर्ट प्लेयर होगा उसके दिमाग में उससे आगे कई गुना, यानी उससे ज़्यादा चेस की मूवमेंट्स होंगी। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपर्ट प्लेयर है, उसके पास वो स्किल आ चुकी है कि उसने किस तरह अपने ओपोनेंट को चेकमेट करना है। उसको पता है कि किस मूव से उसको क्या फ़ायदा होगा। तो कोई भी चीज़ जब आपके पास फर्स्ट टाइम, आप हर एक चीज़ आपके लिए अनफेमिलियर होती है, देन जब आपके पास उसको चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज आ जाता है, आपको लर्निंग हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आपके पास उसका नॉलेज आ जाता है, आप उसे सीख लेते हो। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बार करते जाते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, एक स्किल सेट आ जाता है, यानी उसमें एक्सपर्टीज़ आ जाती है उस डोमेन में। फिर आप कह सकते हो कि आपके पास ये स्किल आ गई है। जैसे वर्ड आप लोग सीखते हो, इस्तेमाल करना सीखते हो फर्स्ट टाइम, तो आपको इतने ज़्यादा रूल्स उसके याद नहीं होते हैं, कहाँ से क्या चीज़ यूज़ करनी है कहाँ से, लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल करते जाते हो तो आपको पता होता है कौन सा मेन्यू कहाँ पे मिला है, किस मेन्यू को यूज़ करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह ठीक कर सकते हैं या क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक स्किल रिक्वायर्ड हो गई है, कि एक्वायर हो गई है, कि आपको वो चीज़ काम करना आ गया है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है
कि इस लेक्चर में भी आप लोगों के लिए कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप लोगों को समझ में आ गया।